वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो सीरीज में ये सेकेंड लास्ट वीडियो है परफेक्शन IAS के करंट अफेयर्स जो ईयरली मैगजीन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी मेजॉरिटी चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। जो बचा हुआ है उसमें 3 चैप्टर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो है 20वां चैप्टर प्लेसेस इन न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम और इम्पॉर्टेंट डेज। इसके अलावे बहुत कम चैप्टर बचा हुआ है। 11 के से नीचे करें या हम बोल सकते हैं 9th के बाद पूरा ऑलमोस्ट कवर है। अब यहाँ पे 2-3 चैप्टर छूटा हुआ है, 32, 33, 34, 35, 36 ये छूटा हुआ है। बाकी ये सारा चैप्टर हो चुका है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ऊपर से बिहार इकॉनमी सर्वे और बिहार बजट भी हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम प्लेसेस इन न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट डेज करेंगे। ये होगा हमारा फर्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियो आएगा जिसमें यूनियन बजट और इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे, ये सेकेंड वीडियो आएगा। थर्ड वीडियो में 18th लोकसभा, पेरिस ओलंपिक, साइंटिफिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर इनकम, ये थर्ड वीडियो है। और ये लास्ट वीडियो आएगा फोर्थ वीडियो, जिसमें लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट MOU अपॉइंटमेंट, टर्म्स इन न्यूज, ऑब्यूटरीज। ठीक है, तो 4 वीडियो बचा हुआ है, 2 दिन में हमारा कवर होगा। आज 14th नवंबर है, 14th और 15th नवंबर का हमने टारगेट जो लिया था मैंने खुद से कि 15 नवंबर तक इस मैगजीन को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 1 महीने आप पूरा रिवाइज करना अच्छे से। हो सकता है तो एक बारी और देख लेना, क्योंकि मैंने वो उतना कराया है। पूरे मैगजीन में भी मैं इस तरह से करंट अफेयर्स करा था कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है। जैसे मैं अभी स्कीम कराऊंगा तो उसमें भी पूरा पूरा आपको याद नहीं रखना है, जो याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप लोग देख रहे हैं NCERT जोन। हमारे कुछ कोर्सेज चले उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे कुछ फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, इस पर आप इस नंबर पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी है। ये अपकमिंग जो है, जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा ना परफेक्शन IAS वाला, तो इसमें से हम एक चीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लोकेशन देखो, इस ये जो होता है ना लोकेशन इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, तो उसमें प्लेसेस इंपॉर्टेंट है ना कि उसका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अगर इंपॉर्टेंट होता ऑलरेडी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। सबसे पहले निकानका गुआ, इसकी कैपिटल क्या है? मनागुआ। मनागुआ इसकी कैपिटल है। यहाँ पे एक प्लेन इंडियंस को लेके जा रहा था, उसको ग्राउंड करना पड़ा फ्रांस में, क्योंकि ऐसा कंसर्न था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। चिली की कैपिटल है सैंटियागो। चिली में सबसे डेडलीस्ट वाइल्ड फायर देखने को मिला है। डेरियन गैप कहाँ है? ये गैप एक्चुअली देखो, साउथ कोरिया अंडर डेवलप है काफ़ी ज़्यादा और नॉर्थ कोरिया हाईली डेवलप है। तो सभी बहुत लोग इलीगली जाना चाहते हैं साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया के। उसके बीच एक गैप है। ये गैप एक्चुअली नदन कोलंबिया को सदर्न पनामा से जोड़ता है। नदन कोलंबिया को सदर्न पनामा से जोड़ता है। यहाँ से लोग इलीगली माइग्रेट होते हैं और ये वो रास्ता है कि जिसके बाद चांस ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप नॉर्थ कोरिया से, साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया जा सकते हैं। तो आपसे बस ये पूछा है डेरियन गैप किस किस जगह को जोड़ता है, तो नॉर्थ कोलंबिया को साउथ पनामा से जोड़ता है। ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका के बीच का ये लिंकेजेज हो गया बिल्कुल। जापान की कैपिटल है टोक्यो। ठीक है, ये बस ध्यान रखने ना। और यहाँ पे हुआ क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कौन से देश ने अभी न्यूक्लियर कॉन्टामिनेटेड वाटर जो कुछ डिस्चार्ज किया है, न्यूक्लियर कॉन्टामिनेटेड वाटर कहाँ पे? सी में। कहाँ पे? सी ऑफ ऑस्टोक से लेके ईस्ट चाइना सी के बीच। मतलब एक न्यूक्लियर कॉन्टामिनेटेड जो वाटर है ना, उसको सी में भेज दिया, फेंक दिया, ऐसे बोल सकते हैं। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है ना, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। तो डेनमार्क की जो क्वीन थी मार्गरेटा टू, ये यूरोप की लॉन्गेस्ट रिगेनिंग लिविंग मोनार्क है। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 52 साल बाद अपना गद्दी छोड़ देंगे। ठीक है, वैसे जो देखो ये लिविंग की बात करें, वैसे अभी आपको पता है जो इंग्लैंड की क्वीन थी वो 66 साल गद्दी पे रहने के बाद उनका डेथ हुआ था। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, याद रखना। स्विट्जरलैंड, दोनों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 16 साल का नेगोशिएशन था, वो ख़त्म कर लिया। मतलब नेगोशिएट करे थे 16 साल से और वो कंसेंसस पे पहुंच गए हैं। ये एक लैंड लॉक कंट्री है सेंट्रल यूरोप का। कैटलोनिया का कैपिटल है बार्सिलोना। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट देखने को मिला है इसलिए वहाँ पे इमरजेंसी लगाया गया है। हंगरी का कैपिटल कौन है? बुडापेस्ट। हंगरी में आपको पता है चेस ओलंपियाड इस बार हुआ है। ओपन कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी दोनों में इंडिया को क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला। हंगरी की जो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, स्वीडन जो नाटो का एक्सेशन, नाटो का मेंबर बना है, वो सभी कंट्री को अप्रूव करना होता है, इसने भी अप्रूव कर दिया है। एक अर्थक्वेक आया है ग्रिंदाविक जगह में, ग्रिंदाविक। ठीक है, ये कहाँ पे? आइसलैंड में, इसलिए आइसलैंड ने डिक्लेयर किया इमरजेंसी। ठीक है, देखो ये 2021 के बाद आइसलैंड हर 12 महीने बाद वोल्केनिक एरप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। चलो अब उसके बाद रेकजाविक इसका कैपिटल है, वहाँ पे भी कुछ समय पहले आया था।
ये अभी क्या आया है, ग्रिंदाविक में आया है। बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया। बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया। देखो बुल्गारियन शिप जिसका नाम था रोयान, उसको हाईजैक कर लिया था, इंडियन नेवी ने उसको बचाया और उसके क्रू को मेंबर को ही बचाया। अल्बानिया जिसका कैपिटल है तिराना, अल्बानिया जिसका कैपिटल है तिराना, अल्बानिया ने बोला कि हम अपना एम्बेसी खोलेंगे इंडिया में। कैबे बर्डो जिसका कैपिटल है प्राया, ठीक है ना। ये थर्ड अफ्रीकन कंट्री बना है, ध्यान देना अफ्रीकन कंट्री की बात करते हैं जो मलेरिया फ्री हो चुका है, WHO ने डिक्लेयर किया मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद। समिट फॉर डेमोक्रेसी ये यूएस में हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया थर्ड एडिशन, जो एडिशन फॉर डेमोक्रेसी हुआ, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक, ये एम वही होगा ना, ह्यूमन राइट की बात करो सब कुछ। वाइमर ट्रायंगल क्या होता है? वाइमर ट्रायंगल एक रीजनल ग्रुप है जो 1991 में स्टैब्लिश किया गया था टू डेवलप ए शेयर विजन फॉर यूरोप एंड फॉर क्लोजर टाइज बिटवीन दिस थ्री कंट्री। कौन से थ्री कंट्री की बात करते हैं? जर्मनी, पोलैंड। सिंपल समझना, सिंपल पूछा है, वाइमर ट्रायंगल किससे रिलेटेड है? जर्मनी, पोलैंड एंड फ्रांस से रिलेटेड है। अब यहाँ देखो रेड सी, ये आपको पता है इसके कौन कौन से कंट्रीज को बॉर्डर बनते हैं? ये अफ्रीका और एशिया के बीच है, ठीक है ना, अफ्रीका और एशिया के बीच है। यहाँ पे एक स्टेट है बाब अल मंदब और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है ना। जो स्टेट है उसका नाम है बाब अल मंदब और गल्फ ऑफ एडन है, याद रखना। बॉर्डरिंग कंट्री कौन है? ये इजिप्ट अफ्रीका वाला, सऊदी अरेबिया एशिया वाला, यमन एशिया वाला, सूडान अफ्रीका वाला, एट्रिया अफ्रीका वाला, जिबौती भी अफ्रीका वाला, ठीक है। ऊपर से फिर दो है, सऊदी अरेबिया और यमन, उसके अलावा ये सारे के सारे अफ्रीकन हैं। इजिप्ट, इजिप्ट का आपने सुना होगा सिनाई पेनिनसुला, जिसको कब्जा कर लिया था इजराइल, फिर छोड़ दिया। माबापी वोल्केनो इरप्ट्स, ये कहाँ? मारापी, ये इंडोनेशिया में मारापी। एक्चुअली ये साइट है ना, रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, रिंग ऑफ फायर का। माउंट उलाउन, माउंट उलाउन, उलाउन एक साउथ पैसिफिक नेशन है, वहाँ पे बहुत भयंकर एक वोल्केनो देखने को मिला है। लेक टीटीकाका, देखो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लेक श्रिंक हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। 95% इसका वाटर लॉस हो चुका है, लेक टीटीकाका। देखो ये लेक टीटीकाका आपको पेरू और बोलीविया के बीच मिल जाएगा, एंडस माउंटेन में, ठीक है। तो प्लेस इंपॉर्टेंट है ना, बॉर्डर बिटवीन पेरू एंड बोलीविया के बीच है ये और एंडस माउंटेन में है। कुछ समय पहले आपने जरूर सुना होगा तुवालू जिसका कैपिटल है फुनाफुती। यहाँ पे क्या आ गया था क्लाइमेट चेंज के कारण, यहाँ पे क्योंकि ये सब आइलैंड कंट्री है, ये डूबने लगी थी, तो इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट किया कि ऑस्ट्रेलिया को बोला कि आप मेरे यहाँ के लोगों को अपने यहाँ बसाइए क्योंकि हमारे यहाँ जगह की कमी पड़ रही, क्योंकि हमारे जगह डूब रहे हैं। ये पहला नेशन बताया जा रहा है जो क्लाइमेट चेंज के कारण डूब रहा है पूरी तरह। रेड सी में शिप को हाईजैक किया था और ये इंडिया बाउंड कार्गो शिप था जिसका नाम था गैलेक्सी लीडर। ये ब्रिटिश ओन्ड था और जापानीज ऑपरेटेड था और ये टर्की से कहाँ जा रहा था? गुजरात में, और हाउथी रिबल ने इसको कर दिया था, याद रख लेना। और एक जगह है यमन का पोर्ट सिटी है, ये पूछ सकता है ना एक लोकेशन, होदीदा। होदीदा किसका लोकेशन है? यमन का पोर्ट सिटी है, एरिट्रिया देश है उसके पास में। डूम्सडे ग्लेशियर क्या है? ये बहुत हाई रेट से क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है, ये मेल्टिंग एट ए टेरिफाइंग रेट। साइंटिस्ट हैव बीन स्टडिंग द थ्वाइटेट्स ग्लेशियर इन अंटार्कटिका आल्सो कॉल्ड द डूम्सडे ग्लेशियर। ये बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहा है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। किस ग्लेशियर की बात करें? थ्वाइट्स। नागोर्नो काराबाग, ये तो आपको पता है अर्मेनिया और अजेरबाईजान के बीच है, ठीक है ना, ये डिस्प्यूटेड रीजन है इन दोनों के। 3 यूरोपियन कंट्री ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लिए, तीनों कौन है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। अब हम डिस्कस करते हैं स्कीम। देखो स्कीम वाले में ना कई बार बहुत ज़्यादा फैक्ट दिया होता है बट उतना याद करना नहीं होता है। देखो सोलर रूफ टॉप यानी छत पे क्या करना है? सोलर पैनल लगवाना है। ये गवर्नमेंट का स्कीम क्या है? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। क्या नाम है उसका? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। मतलब रूफ टॉप सोलर प्लेट लगाना है हाउस होल्ड पे, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है 300 यूनिट तक, कितने घरों को? 1 करोड़ हाउस होल्ड को।
उसके अलावा सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा, पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी सब्सिडी के रूप में, यानी अपने पैसा का आपको सोलर प्लेट नहीं लगाना है, उसका मेजर चंक गवर्नमेंट देगी, ये याद रख लेना है। उसके बाद हर जिला में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, जिससे लोग देख के बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे। अगर रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन की बात करें तो टॉप कौन है? गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान। याद कर लिया? क्या याद? फुल स्कीम क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाना है, 300 यूनिट फ्री बिजली, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है अच्छा खासा। उसके अलावा गवर्नमेंट का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितना है? 11 गीगावाट है, ठीक है ना। और ये बस याद रख लेना। और उसके बाद टॉप कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम है। देखो ये क्या बोला गया है कि एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम आईडी, मतलब बेनिफिशियरी आईडी होता है, एक इंसान का एक आईडी होता है, उसको बस क्या बोला गया कि आयुष्मान भारत का हेल्थ अकाउंट है ना, आभा आईडी, उससे लिंक कर दो। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम का बेनिफिशियरी वाला जो आईडी है उसको आयुष्मान भारत वाले हेल्थ अकाउंट के आईडी से लिंक कर दो, ये मैंडेटरी बोला गया है। इससे क्या होगा? एक डिजिटल हेल्थ आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करना है इसका, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम के बेनिफिशियरी है और उसका, और उनके डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को स्टोर करके रखना। आभा क्या है? आभा एक जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है वो एक 14 डिजिट का यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर है। आयुष्मान भारत आपको पता है 2 स्कीम है इसके अंतर्गत, एक है लोकल लेवल पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है, और एक टर्शियरी लेवल वाले जो उसमें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है पर फैमिली, ठीक है ना, आप इलाज कर पा सकते हो। प्रधानमंत्री, और उसमें बेनिफिशियरी होता है जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था ना 2011 में, उसके हिसाब से उसके अंदर जो लोग आते हैं उनको उनका आयुष्मान कार्ड बनता है। एक देखो पीएम जनमन क्या है? पीएम जनमन याद रखना है, जनमन किससे रिलेटेड है? पीवीटीजी से रिलेटेड है। तो ये बस ये बोला जा रहा है कि पीवीटीजी का वेलफेयर होना चाहिए भाई। तो पीवीटीजी का वेलफेयर करेंगे क्या? इनके लिए अलग स्कीम लाते नहीं, जो ऑलरेडी स्कीम चल रहा है उस सबको इकट्ठा करते हैं। कंप्राइजिंग सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, और ये क्या करना है? सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर करना है पीवीटीजी का। और ये इनिशिएट कहाँ से इम्पॉर्टेंट है? इनिशिएट हुआ खूंटी झारखंड, खूंटी झारखंड से इनिशिएट हुआ। और एक किसके ओकेजन पे? जनजातीय गौरव दिवस। पता है ये दिन इंपॉर्टेंट क्यों है? इस दिन झारखंड भी बना था, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट दिन है, ये एक्चुअली बर्थ एनिवर्सरी है उनका, बिरसा मुंडा जी का, ठीक है। तो ये, और इसी दिन क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। खूंटी झारखंड में वहाँ से इनिशिएट हुआ, ये वगैरह सब याद रख लेना नहीं है, ठीक है। इतना करोड़ विल बी मेड अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट द मिशन इन द नेक्स्ट 3 ईयर अंडर द, देखो ये मिशन कौन है? डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल ट्राइब, डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर द शेड्यूल ट्राइब, उसके अंतर्गत ये डेवलप करना है। तो सिंपल याद रखना, पीएम जनमन क्या है? पीवीटीजी का डेवलपमेंट करना है, जितने सारे स्कीम है उसको इकट्ठा करो। खूंटी झारखंड से स्टार्ट हुआ, जनजातीय गौरव दिवस के दिन इनिशिएट हुआ 15 नवंबर। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ध्यान देना क्या है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये किसके लिए? देखो इसमें भी यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये भी एसटी के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए, पीवीटीजी के। देखो शेड्यूल ट्राइब में भी जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, आई थिंक वो आप मुझे बता सकते हो 75 या 95 है पीवीटीजी टोटल। तो इसमें भी क्या है? ये भी एसटी के लिए, बट इसमें क्राइटेरिया क्या है? ध्यान देना, इसमें क्राइटेरिया है कि या तो वो गांव में 500 एसटी होने चाहिए, सिंपल समझो, या तो अगर 500 से कम एसटी है, मान लो 400 एसटी है, लेकिन उस गांव में 400 अगर एसटी है तो 200 से ज़्यादा, सॉरी 400 उस गांव का पॉपुलेशन है तो 200 से ज़्यादा वहाँ पे एसटी होना चाहिए, तभी वहाँ पे ये स्कीम अप्लीकेबल होगा। क्या नाम है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो यहाँ पे ये 36,000 विलेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा। ये भी कोई अलग स्कीम नहीं है भाई, सिंपल समझो ना, सारे स्कीम को इकट्ठा, जो एक हमारा पुराना स्कीम था स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम, उसी का एक रिवैम्प वर्जन है, नाम अलग दे दिया, उसका थोड़ा काम बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। अंडर विच फंड्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट, पैसा दिया जाएगा नोटिफाइड एसटी को फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पीपल, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आएगा। बट इसका क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया क्या है? या तो 500 होना चाहिए ट्राइबल पॉपुलेशन उस गाँव में, या तो उस गाँव का 50% या उससे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन होने चाहिए।
तो 2 स्कीम हमने समझा। पीवीटीजी का डेवलपमेंट करना है तो पीएम जनमन स्कीम कर लो, आदिवासी न्याय महाअभियान कर लो, खूंटी से स्टार्ट करवा दो। और वो किस स्कीम मिशन के अंदर आएगा? डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर आएगा। आदर्श ग्राम योजना में हमने क्या देखा? 2 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उनका जो पुराना एक स्कीम था ना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम, उसी का रिवैम्प वर्जन है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर दो एसटी का। अगला रिवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, ठीक है ना। इसमें देखो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने अनाउंस किया, जो ये स्कीम था वो इंक्लूड कर देगा कोई भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे है, तो उसको रिवैम्प करो। ई किसान उपज निधि, ठीक है ना, ई किसान उपज निधि। देखो अब ध्यान से समझ, मैं एक यहाँ पे लिखा हूँ कि अगर आपने स्टोर कर लिया कहीं पे कुछ चीज़, अनाज स्टोर किया है, तो अनाज स्टोर कर लोगे, अभी बेच नहीं रहे हो अनाज, क्या आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर क्या है कि आपने स्टोर अनाज किया, अनाज स्टोर किया तो वेयर हाउस में किया तो आपको रिसिप्ट मिला। उस रिसिप्ट में ये पता चला ना भाई आपके पास ₹1,00,000 का अनाज है, ₹1,00,000 का अनाज है, तो उसको उस रिसिप्ट को कोलैटरल मानकर आपको लोन दे दिया जाएगा। हो सकता है आपको 50,000 60,000 का लोन मिल जाए आराम से, जो कि नहीं मिल रहा था बिना कोलैटरल के। तो रिसिप्ट आपका कोलैटरल का काम करेगा, क्योंकि आप बैंक में आलू रखने थोड़ी जाओगे। समझ में आया ना? ई किसान उपज निधि एक डिजिटल गेटवे इनिशिएटिव है फॉर वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। पोस्ट हार्वेस्ट लोन फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, मैंने समझा दिया आपकी कि आपको रिसिप्ट कौन सा मिला है? एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट मिला है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे डाले हो, अपना अनाज डाले हो। तो और ये है पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब आपने अनाज कर लिया, अनाज बेचा नहीं है, बट आपने वेयर हाउस में डाला है, उस पर आपको लोन मिल जाएगा। बट आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई हम किसी भी वेयर हाउस में नहीं, वो वेयर हाउस WDRDA से रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो एक बॉडी है, वो बॉडी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस बॉडी के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड वेयर हाउस है, वहाँ पे आप अपना सामान डाले हो, तो वो जो ई रिसिप्ट देंगे उससे आप जाके ले सकते हो लोन, उसको कोलैटरल मान के। नेक्स्ट क्या है? ये है सिंपल, पहला एम सिंपल समझिए, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करना है थ्रू इंडस्ट्री। नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करना है इंडस्ट्री लगा लगा के, ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आए। तो ये स्कीम का नाम है यूनियन कैबिनेट अप्रूव द उत्तर पूर्वी ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री लाओ ताकि ट्रांसफॉर्म हो। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इंडस्ट्री लाया है, इंडस्ट्री को फ़ायदा करना है, ठीक है ना, क्योंकि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट आएगा, सोशियो कंडीशन इंप्रूव होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, बहुत कुछ। ये स्कीम एक्चुअली क्या है? 10 साल तक इसका पीरियड है, अलॉन्ग 8 साल तक कमिटेड लाइबिलिटीज है इसका। एलिजिबिलिटी क्या है? सारी नई इंडस्ट्री, इवन पुरानी इंडस्ट्री जो एक्सपेंड कर रही है अपना यूनिट, ये मैक्सिमम एलिजिबल बेनिफिट इसका क्या है कि अगर आपके वन यूनिट फ्रॉम द ऑल कंपोनेंट, ये कितना होना चाहिए? 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो ग्रीन इंडस्ट्री है उसको पॉजिटिव लिस्ट में डाला गया, लाइक ईवी चार्जिंग स्टेशन, और कुछ निगेटिव लिस्ट में डाला गया, लाइक वाइट सीमेंट, प्लास्टिक या अदर को निगेटिव लिस्ट में डाला गया। पीएम विश्वकर्मा योजना, देखो जम्मू कश्मीर पहला यूनियन टेरिटरी बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया पीएम विश्वकर्मा योजना। ये क्या करता है? जो भी आर्टिजन है या जो भी क्राफ्ट पर्सन है उनको रिकॉग्निशन देता है, उनको सर्टिफिकेट देता है, उनको आईडी देता है। और ये होता क्या है? सबसे पहले समझो, अगर कोई आर्टिसन है बट उनको एडवांस लेवल का चाहिए, तो वहाँ पे एक बेसिक ट्रेनिंग दिया जाएगा 5 से 7 दिन का, एडवांस ट्रेनिंग 15 दिन का होता है। उसके अलावा 500 पर दिन का स्टाइफन मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई वो आर्टिस्ट पहले काम कर रहे हैं कहीं पे, बट उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो कि और अच्छा आप काम करें, तो क्योंकि वो अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, तो उनको पैसा पर दिन देना पड़ेगा ना, 500 रुपया, ठीक है। उसके अलावा 15,000 रुपये का फ्री मॉडर्न टूल किट दिया जा रहा है कि फॉर ट्रेंड विश्वकर्मा, कि अगर आप ट्रेनिंग कर लिए ना, 5 से 7 दिन का बेसिक ट्रेनिंग, 15 दिन का एडवांस ट्रेनिंग, आपको 500 रुपया हर दिन दिया जा रहा है, और साथ में आपको 15,000 रुपये का एक टूल किट दिया जा रहा है। तो ये कौन सी स्कीम है? पीएम विश्वकर्मा स्कीम। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, सिंपल है भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है।
तो ये सबसे पहले लॉन्च किया गया संभालपुर उड़ीसा से। तो है क्या इसमें, ट्रेनिंग देना, बस इंटरप्रेन्योरशिप वाला ट्रेनिंग देना है। तो ये ऑलरेडी जो पीएम स्वनिधि स्कीम था ना, जिसमें पैसा देना था स्ट्रीट वेंडर को, ये हमने देखा था ना, पीएम स्वनिधि की 10,000 रुपये देते हैं स्ट्रीट वेंडर को और उनसे हर मंथ कुछ कुछ लेना है। ये हमने देखा था, मतलब मतलब हर मंथ उनको वापस देना है। तो अब उनको ट्रेनिंग देते हैं कि बहुत अच्छा से आप काम करिए, बहुत अच्छा से आप काम करिए। तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दिया जाएगा, वही स्कीम है ये। तो गवर्नमेंट किसके साथ पार्टनरशिप किया है, फ्लिपकार्ट के साथ, कि आप स्ट्रीट वेंडर को स्किल दो और छोटे छोटे दुकानदार को आप स्किल दो, सिखाओ। पीएम उज्ज्वला योजना क्या है, उज्ज्वला योजना सिलेंडर वाला है, आपको हमें पता है, वो 2016 का स्कीम था, जिसमें रूरल जो हाउस होल्ड है उनको फ्री सिलेंडर पहले कनेक्शन दिया जा रहा था। गवर्नमेंट का टारगेट है, ये सब याद रखना नहीं है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो टारगेटेड सब्सिडी दिया जाता है 300 रुपये का, वो 12 रिफिल पर ईयर दिया जाएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो अगला स्कीम है वो, तो ये सबसे पहले समझे, ये कंटिन्यू रहेगा अगले आने वाले, जो फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन दिया जाता है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये कंटिन्यू रहेगा। तो गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन दिया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। बेनिफिट्स क्या है, लगभग 80 करोड़ लोग को दिया जाता है। राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जो फैमिली अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी वाले में आते हैं। देखो, प्रधानमंत्री फसल से रिलेटेड बीमा जो होता है, इंश्योरेंस, वो तो हमें पता है, बट उसके अंतर्गत 2-3 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एक का नाम है एग्री इंश्योरेंस सैंडवर्क फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सारथी। तो आपसे पूछा गया सारथी क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर आती है। और एक हेल्पलाइन नंबर है, किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर। और एक क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इस स्कीम से रिलेटेड। और कुछ बताने के लिए सबसे पहले समझो, कृषि रक्षक पोर्टल क्या है, अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंसेस हो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगा ये, ठीक है ना। और सारथी क्या बोल रहा है, सारथी ये जो प्लेटफॉर्म है, ये डिजिटल इंश्योरेंस को क्रॉप से नहीं, क्रॉप के अलावे और चीज़ों तक एक्सटेंड कर रहा है। हेल्थ, लाइफ, होम, शॉप, एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंट और मोटर्स, पैरामेट्रिक प्रोडक्ट ऑफ फार्मर। तो फार्मर से रिलेटेड, फार्मर को जो भी जरूरत होती है ना, सबसे रिलेटेड ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सही योजना। देखो, जो हमारा स्कीम है ना, पहले एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है, मतलब कि सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है। किस स्कीम के अंदर आता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा। इसमें क्या करना है, सिंपल समझो, फिशरीज सेक्टर को फॉर्मलाइज करना है और माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। सपोर्ट का मतलब पैसा प्रोवाइड करना है, सिंपल, ठीक है ना। ये लगभग 6,000 करोड़ रुपए अगले 4 साल में सारे स्टेट और यूटीज में इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट जो आधा पैसा है, आधा तो गवर्नमेंट के तरफ से आएगा, मतलब ये फंडिंग आएगी वर्ल्ड बैंक और एएफडी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की तरफ से, बट 3,000 करोड़ ये प्राइवेट सेक्टर और बेनिफिशियरीज की तरफ से आएगा। मतलब जो ये सेक्टर को, इस सेक्टर को, और मतलब मान लो कोई फिशरी से रिलेटेड माइक्रो सेक्टर खोलना चाहते हैं, एमएसएमई होता है ना, तो कोई फिशरी से रिलेटेड खोलना चाहता है तो उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, यहाँ से इन्वेस्टमेंट मिलेगा। बट ये सिर्फ फिशरीज के लिए है, बिल्कुल। ये थोड़ा ऊपर में से, ये स्कीम का नाम से पीएम यशस्वी, यशस्वी। यशस्वी स्कीम क्या है कि स्कॉलरशिप देने की बात करिए। ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी मिल सकता है 9-10 में, और 9-10 में स्कॉलरशिप मिलेगा वो 75,000 पर साल मिल सकता है। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगा हायर एजुकेशन के लिए, ये कितना मिल सकता है, 1,25,000 पर एनम मिल सकता है। और इसमें क्या करेगा, इस ट्यूशन फी होगा, हॉस्टल फी होगा। इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री वही है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किन बच्चों को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ये ईबीसी, ठीक है। उसके अलावा डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब डीएनटी स्टूडेंट को मिलेगी। इन सबको क्या स्कीम का नाम है, पीएम यशस्वी स्कीम। पृथ्वी विज्ञान स्कीम क्या है, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है कि अर्थ के बारे में अच्छे से समझते हैं। ये 2021 से 26 के बीच चलेगा ये स्कीम, 21। और इसके अंदर बहुत चीज़ आएगा, रिसर्च को इन्हांस करे जाएगा, सर्विस डिलीवरी अक्रॉस क्रूशियल एरिया लाइक वेदर, क्लाइमेट, ओशन, इन सब के बारे में बात किया जाएगा इस स्कीम के अंदर। पृथ्वी विज्ञान स्कीम। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम
और एमएसएमई सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम, ये क्या है? मतलब कि कोई एमएसएमई है जो जिसमें जिसमें डिफेक्ट भी जीरो है और जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट भी जीरो कर रही है। तो एमएसएमई सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम किसके लिए है? उद्यम रजिस्टर्ड एमएसएमई के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा? सबसे पहले इनेबल और फैसिलिटेट किया जाएगा एमएसएमई को टू अडॉप्ट। आप ये अडॉप्ट करो कि आपकी एमएसएमई जीरो डिफेक्ट करे और एनवायरनमेंट पे जीरो इफेक्ट करे। ये प्रैक्टिस यूज करेगा ना एमएसएमई, तो इसको एमएसएमई चैंपियंस बोला जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के सारा काम कर रहे हो। ये बहुत आसान की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसमें क्या, देखो शुरुआत में 2021 में ऑपरेशनलाइज किया गया था 3 साल के लिए, बट आरबीआई ने क्या किया, इस स्कीम को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले 2025 तक को एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें क्या है कि पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे पॉइंट ऑफ सेल हो, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स हो, क्विक क्यूआर कोड हो, इस सब को आप पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत जो लोग स्ट्रीट वेंडर है ना उनके पास भी पहुंचाया जाए, जिससे क्या होगा, स्ट्रीट वेंडर भी ऑनलाइन एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट। तो जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना, उसकी बात कर रहे हैं। जो PIDE दे गवर्न थ्रू एडवाइजरी काउंसिल एंड मैनेज एंड एडमिनिस्टर, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? आरबीआई के द्वारा, कि भाई उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए तभी तो एक्सेप्ट करेंगे, उनका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, सब कुछ। अमृत भारत स्टेशन स्कीम क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है कि रेलवे स्टेशन को अच्छे से डेवलप करना है, तो अमृत भारत स्टेशन बनाना है। डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड करना है, जो भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनी होती है वही, तो वही लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है और डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना है अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन फॉर IC चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम एंड IP कोर्स, सेमीकंडक्टर लिंक्स डिजाइन अगले 5 साल तक। बट सिंपल है, सिंपल, आप उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हो और फ़ायदा पहुंचा रहे हो, डिजाइन में भी आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। मार्केट देखो, एक माई स्कीम है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। देखो एक्सपोर्ट जो प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको असिस्टेंस दिया जाएगा, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपोर्ट, जो बिक्री को प्रमोट करती है, उसको क्या करना है, उसको असिस्टेंस देना है। टू इवॉल्व ए स्पेसिफिक मार्केट एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट थ्रू मार्केट स्टडीज एंड सर्वे, टू स्पेसिफिक मार्केट, टू इवॉल्व स्पेसिफिक मार्केट एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट थ्रू मार्केट स्टडीज एंड सर्वे। ठीक है, मतलब कि मार्केट को स्टडी किया और उसके बाद सब कुछ सर्वे वर्वे कर लिया, उसके बाद हम हेल्प करेंगे इनको, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को। PM ई-बस सेवा योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक बस को डिप्लॉयड किया जाएगा अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगले 10 सालों में 10,000 ई-बस। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, क्या नाम है? NTPS। ये ट्रांजिट परमिट किसके मिलेगा? फॉर टिम्बर, बैम्बू और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि, और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। ठीक है, देखो इलेक्शन के समय बहुत चीज जब्त किया जाता है और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब्त नहीं किया जाता है, पुलिस, ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, सेंट्रल टैक्स एजेंसी, अदर जो रेलेवेंट एंटिटीज होती है, उन सब के द्वारा सीज किया जाता है सामान, उससे रिलेटेड एक जगह इकट्ठा रखा जाएगा सारा, मतलब डेटाबेस टाइप का बनाया जा रहा है। तो इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैनेजमेंट हो ऑफ इलेक्शन रिलेटेड सीजर ड्यूरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब सबके बीच एक सामंजस्य स्थापित करना है बस। कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो जो हमारा एनर्जी डिमांड है उसको इम्प्रूव करना है। जैसे हमारा एनर्जी डिमांड में अभी है 980 MT, इससे कितना बढ़ना है? हमारा लगभग 1500 MT जाना है। 980 MT से 1500 MT हमारा 2030 तक हमारा एम है, मतलब हमारा कोल का डिमांड वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो खर्चा लगता है एक जगह से दूसरे जगह कोल पहुंचाने में, उस खर्चा को हमें क्या करना है? कम करना है। शिफ्ट टुवर्ड्स ए रेलवे बेस्ड सिस्टम इन द फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एमिंग फॉर 14% रिडक्शन, हमें रेल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है। और एनुअल कॉस्ट सेविंग कितना होगा? 21,000 करोड़। इसरो ने अनाउंस किया है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जिसका नाम है यूबिका। क्या नाम है? यूबिका। ये थीम आप बोल सकते हैं कैच देम यंग,
टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज स्पेस साइंस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एप्लीकेशन के बारे में। तो जो बच्चे उनके तरफ टिल्ट हो गए स्पेस की तरफ, वो या अभी से सोच सकते हैं। ठीक है, अगला स्कीम क्या है, संगम डिजिटल ट्विंस इनिशिएटिव। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। ये क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, इस इन टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, जो किसी चीज़ का कोई फिजिकल एसेट है उसका हम वर्चुअल रेप्लिका बना लिए, और वर्चुअल रेप्लिका बना लिए तो हमें जो प्रॉब्लम पहले बाद में फेस करना है वो पहले हमें पता चल जाएगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल आइटरेशन कर सकते हैं। याद रखना, संगम डिजिटल ट्विन किसका इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये क्या किया जाता है, सॉल्यूशन को ऑफर करेगा वर्चुअल रेप्लिका बना के। सागर आकलन गाइडलाइन है, सागर आकलन गाइडलाइन कौन दिया, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया। गाइडलाइन फॉर इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट को इंडियन पोर्ट के उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये जो ई गवर्नेंस का वार्ड वो DARPG देती है, जो पब्लिक ग्रीवेंसेस वाले जो है ना वो देती है डिपार्टमेंट। कृषि उड़ान स्कीम, क्योंकि इसमें कोई अवार्ड दिया नहीं तो हम क्या करें बताएं। कृषि उड़ान स्कीम, कृषि उड़ान स्कीम के अंतर्गत कितने एयरपोर्ट को कवर किया गया, 58। ये नंबर याद नहीं रखना है। देखो, इसका सिंपल मतलब है कृषि प्रोडक्ट को, जो पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको हिली एरिया में आप सड़क से पहुंचाओगे तो खराब हो जाएगा, जल्दी से जल्दी पहुंचा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ट्राइबल एरिया की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करना है। प्राइमरली कवर 25 एयरपोर्ट, फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली एंड ट्राइबल रीजन, और 33 अलग जगहों पे हैं। ऑपरेशन अमृत, ये हमने ऑलरेडी किया था। सिंपल क्या करना है, एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज को रोकना है, ये केरला के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने किया। अमृत का फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोवेल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड का सर्टिफाई करना है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। ये नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम है इंडिया के लिए, और ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करता है, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ट्री जो आउटसाइड फॉरेस्ट है उन दोनों को ये क्या करता है, सर्टिफाई करता है। अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ट्रेनिंग दिया, कहाँ पे, इंदौर में, मध्य प्रदेश में। रैंप प्रोग्राम है, तो जो रैंप स्कीम है उसके अंतर्गत जो MSME है उसको बोला गया कि रैंप स्कीम के अंदर 3 सब स्कीम को लॉन्च किया गया। 3 सब स्कीम इंपॉर्टेंट है। पहला है MSME गिफ्ट स्कीम, सेकंड MSME स्पाइस स्कीम, MSME ODR स्कीम। पहले गिफ्ट स्कीम देख लेते हैं, MSME गिफ्ट स्कीम। इसमें क्या बोला है कि MSME को बोला भाई आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करो ना, आप ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो हम इंटरेस्ट सबवेंशन भी देंगे और आपको क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी देंगे। सिंपल, गवर्नमेंट बोले भाई आप ये करो तो हम ये देंगे, सिंपल। सेकंड क्या है, MSME स्कीम को बोला जा रहा है कि आप सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस करो। सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्टेजेज नहीं होती, जो आप बनाओगे जो वेस्ट होगा वो भी किसी न किसी चीज़ में यूज हो जाएगा। एक ODR स्कीम है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये तीनों स्कीम को रैंप के अंतर्गत डाला गया है। वन नेशन वन स्टूडेंट इनिशिएटिव है, अपार जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसको क्रिएट किया जा रहा है स्टूडेंट की तरह। सारा डेटा इकट्ठा रहेगा स्टूडेंट का। प्रगति क्या है, एक्चुअली जो प्रगति है ना उसका ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, इस सब पे फोकस करना। टाइमली, याद रखो, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति है। मीटिंग हुआ 2015 के 43rd सेशन में, मोदी जी ने चेयर किया। PM स्कूल, जो एक PM श्री है, तो इसके अंदर क्या है, देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत स्कूल बनाया जा रहा है, तो PM श्री स्कीम इनाग्रेट किया 124 स्कूल हरियाणा में। ऑब्वियसली टू डेवलप 14,500 स्कूल अक्रॉस इंडिया बाय स्ट्रेंथनिंग सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्कूल। या देखो, ये ऐसा नहीं है कि नया स्कूल बिल्कुल बनाया जा रहा है, नहीं, जो पुराने स्कूल है उसको इसके ढांचे में बनाना है, इस तरह से बनाना है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बिल्कुल ये वर्क करे। डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन, ये कहाँ पे हुआ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया, ये याद रखना है। टू डिजाइन एंड प्रोटोटाइप इनोवेटिव ऐप और सॉफ्टवेयर दैट कैन डिटेक्ट डार्क पैटर्न को डिटेक्ट करता है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, ठीक है ना। प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को बताता है। सिंपल है ना, समझ लो
कि आप बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यूज करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारा जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रहा होता है उस सबको ये डिटेक्ट करता है। आयुष्मान भारत तो हमें पता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आते हैं। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसके अंतर्गत दो स्कीम है, मैंने बता ही दिया था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसमें छोटा छोटा सब सेंटर प्राइमरी लेवल पर बनाना है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए देना है हर साल सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए एक बेनिफिशियरीज फैमिली को। पैसा नहीं मिलेगा, ये डायरेक्टली आप हॉस्पिटल में वो पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे बोला है कि 26 करोड़ आयुष्मान कार्ड अभी तक क्रिएट हो चुका है। जल जीवन मिशन, एक्चुअली ये पहले बिहार का मिशन था, इसको कॉपी किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो देखो, टैप वाटर पहुंचाना है रूरल एरिया में। रूरल एरिया की बात करें तो 2019 में सिर्फ 16% था, 2023 आते आते तक ये 70% हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर क्या जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। और ये क्या करता है, सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाता है टैप कनेक्शन के थ्रू, और 2024 तक सबके घर में पहुंचा देना है। आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, अग्नि इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किसने किया? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस। इलेक्टोरल बॉन्ड है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। 2 एनजीओ ने इसको फाइल किया था, एक है कॉमन कॉज, दूसरा है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये क्या था? इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड था जो मनी को डोनेट करने के लिए यूज किया जाता था। और ये देखो, ये अगर मान लो एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड है 1000 रुपये का, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ का है। ये आप SBI से खरीदते थे, ठीक है। डोनर को क्या था, डोनर को इस खरीदने के लिए कैश में पे नहीं करना था। डोनर को या तो चेक से पे कर सकता था या डिजिटल मैकेनिज्म से पे कर सकता था। इससे उस आदमी को ट्रेस किया जा सकता है कि कोई 1 करोड़ पे कर रहा है तो उसके पास पैसा आया कहाँ से, ठीक है। अब ये बॉन्ड ये आदमी खरीदा SBI से और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। ये पॉलिटिकल पार्टी जाके इनकैश करा लेगी 15 दिन के अंदर में, जिसने उसने रिसीव किया उसके 15 दिन के अंदर में। और ये अगर इनकैश नहीं कराया, SBI के पास इनकैश नहीं कराया, तो SBI उस डिपॉजिट को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल देगी, ठीक है ना। और ये कोई लिमिट नहीं है कि एक इंसान जो कितना बॉन्ड खरीदे वो कितना भी बॉन्ड खरीद सकता है। और पॉलिटिकल पार्टीज कुड एक्सेप्ट इन कैश तो बस 2000 से ज़्यादा एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, समझ रहे हैं ना। अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना तो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू करना, बट ये भी अब नहीं रहा। मेरा युवा भारत, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक ऑटोनोमस बॉडी, मेरा युवा भारत, किसके लिए? फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ लेड डेवलपमेंट के लिए। और यूथ के लिए क्या है? प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू यूथ टू एक्चुअलाइज देयर एस्पिरेशन एंड बिल्ड विकसित भारत। जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है उसको पहचाने, ठीक है। यूथ कम्युनिटी टू एक्ट एज ए युवा सेतु, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच ये ब्रिज का काम करे युवा। और इसके ये किस यूथ की बात करें? 15 से 29 की बात करें। इन द लाइन ऑफ जो डेफिनेशन ऑफ यूथ है ना 15 से 29 अंडर नेशनल यूथ पॉलिसी, और इसको लॉन्च किया गया नेशनल यूनिटी डे के दिन। इंडिया स्किल्स 2023-2024, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने आया था। देखो एक रैंकिंग आया था, वर्ल्ड्स स्किल 2022 कंपटीशन, ये बेस्ट एवर रैंकिंग है और इंडिया की रैंक थी 11वीं, ठीक है ना। और बोल रहा है कि 2030 तक इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का क्या है? इंसेंटिवाइज टू रिमिशन फॉर फिलर है, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इमर्जिंग एरिया। ड्रैगन फ्रूट क्या है? ये बिहार के 21 जिलों में कल्टीवेट किया जा रहा है, 21 जिला याद नहीं रखना है। ये एक्जोटिक फ्रूट है, ये इंट्रोड्यूस किया गया 4th एग्रीकल्चर रोड मैप के अंतर्गत ताकि फार्मर के इनकम को डबल किया जा सके। 21 जिला है जिसका सॉइल इसके लिए अच्छा माना जाता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या किया जाता है? गवर्नमेंट को 40% सब्सिडी दिया जाता है अगर आप इसका कल्टीवेशन करते हो तो। और ये यूनिट बनाया जाएगा कल्टीवेशन कॉस्ट का, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है 7.5 करोड़, ये ध्यान रख लेना है। बाकी ये याद रखने की लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिलेगा ये सब नहीं। इको फ्रेंडली ग्राम पंचायत, यूनिसेफ कोलैबोरेशन करना है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाया जा सके, ठीक है ना। और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में अभी शुरू हो रहा है, अररिया और पूर्णिया में। हर्बल गार्डन इन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है ना। योगा एंड हर्बल गार्डन बनाया जा रहा है 294 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ऑफ द बिहार,
बिहार में बता रहे हैं, पटना में इलाके। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सर्विस की बात करते हैं तो आपको पता है लखीसराय टॉप किया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सर्विस में, और वेस्ट चंपारण बहुत पीछे है, ठीक है ना। कालाजार इरेडिकेशन फ्रॉम बिहार की बात करते हैं। बिहार से कालाजार सारे ब्लॉक से खत्म हो गया है। खत्म होने का मतलब पता है क्या होता है? लेस देन 1 पेशेंट पर 1000 पॉपुलेशन, 10,000 पॉपुलेशन है, 10,000 में एक आदमी को है ना, तो वो इरेडिकेट है, ख़त्म है, उसको माना जाता है। बिहार को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। रांची में एक प्रोग्राम चला था, नेशनल कालाजार इरेडिकेशन प्रोग्राम, वहाँ पे। बिजली दीदी और वोल्टेज भैया की बात कर रहे हैं। देखो ये दो पॉपुलर मैस्कॉट है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का। इनको प्रेस्टिजियस एक्सचेंज फॉर मीडिया इंडिया पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2023 दिया गया दिल्ली में। तो आपसे पूछेगा बिजली दीदी और वोल्टेज भैया उसको अवार्ड मिला है, वो किसके अंदर आते हैं? बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर आते हैं। कैच द रेन कंपनी कैंपेन जल शक्ति ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर और बनाने, 2 करोड़ रूरल एरिया के लिए, 1 करोड़ अर्बन एरिया के लिए, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 2 करोड़ कहाँ पे? ग्रामीण, और 1 करोड़ अर्बन। अर्बन के अंतर्गत देखो, ईच बेनिफिशियरी गेट फंड अप टू 12 लाख इन द प्लेन एंड 1.3 लाख इन हिली एरिया, डिफिकल्ट एरिया एंड ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। नहीं, ये पॉइंट गलत, क्योंकि ये इतना कम थोड़ी मिला, ये 13 हो सकता है। एक बार आप देख लेना, कमेंट भी कर सकते हो। सेंटर कितना कर रहा है? 60% पे कर रहा है और स्टेट 40% पे कर रहा है। एनसीईआरटी क्या कर रहा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो अपना बुक है उसको अपग्रेड कर रहा है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करने की बात करें, ये बस कुछ ध्यान नहीं रखना है। मनरेगा क्या है? देखो मनरेगा तो हमें पता है, जिसमें रूरल वर्कर को काम मिलता है, तो उसमें उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में टॉप किया है, जो अच्छा से काम करवा रहा है।